Hello students, welcome to Edora. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे, इतिहास में उसे संगम युग के रूप में जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनना लगभग अनिवार्य तय होता है। संगम युग के बारे में बात करें कि उससे पहले एक पृष्ठभूमि जो कि बनानी जरूरी होती है कि किस तरह से किस जीवन पर इस युग की शुरुआत होती है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब भी संगम युग की बात होती है तो आपके दिमाग में दक्षिण भारत के इतिहास को आ जाना चाहिए। जिस तरह से उत्तर भारत में इतिहास की शुरुआत होती है, पाषाणकालीन सभ्यता से एक एक कदम मानव आगे बढ़ते हुए जो है सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल तक के साथ साथ राजनीतिक जीवन में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रवेश करता है, ठीक उसी तरीके से दक्षिण भारत में भी राजनीतिक जीवन की शुरुआत होने से पहले सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत देखी जाती है। जिस समय उत्तर भारत में नवपाषाणकालीन जीवन चल रहा था, उस समय दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृति अपनी विस्तार लिए हुई थी। जिस तरह से उत्तर भारत में नवपाषाण काल के अंतिम चरण में सरप्लस प्रोडक्शन की शुरुआत होती है, जिसका परिणाम अधिशेष उत्पादन होने की वजह से विकसित ग्रामीण अवस्था और नगरीय जीवन की शुरुआत होती है। ठीक उसी तरीके से आप यहां पर देखेंगे महापाषाणिक संस्कृति के अंतिम चरण में विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, कृषि उत्पादन हुआ और एक नए जीवन में मानव प्रवेश किया। तो एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत में सरप्लस फूड प्रोडक्शन की बात आप देखेंगे विकसित ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन देखने को मिला। ठीक उसी तरीके से दक्षिण भारत में भी एक सभ्यता की शुरुआत होगी जो महापाषाण खंडों से होगी और उसके बाद उसी सभ्यता की नींव पर आप आगे चल करके राजनीतिक और साहित्यिक जीवन को देखेंगे। संगम युग के बारे में बात करने से पहले महापाषाणिक पृष्ठभूमि पर परिचर्चा कर लेना जरूरी है। दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद दक्कन के पठार तथा सुदूर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास महापाषाणी संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के लोगों का पता हमें उनकी बस्तियों से नहीं बल्कि उनकी कब्रों से चलता है। कहा जाता है कि जो महापाषाण संस्कृति के अंतर्गत लोग रहते थे वे बड़े बड़े विशालकाय पाषाण खंडों का प्रयोग करते थे, विशेष करके मानव शव को दफनाने के लिए। इन कब्रों को महापाषाण इसलिए कहते हैं कि इन्हें बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाता था। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के अस्थिपंजर के साथ लोहे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं और विभिन्न प्रकार के मृदभांड भी मिले हुए हैं। इन्हीं मृदभांडों में काला व लाल मृदभांड सर्वाधिक प्रचलित था। महापाषाण कब्रों से त्रिशूल, वाणाग्र, वर्छे की नोक, फावड़े तथा हांसिया भी प्राप्त हुई हैं। आप देखेंगे कि महापाषाणिक संस्कृति के लोग मृतकों के अस्थिपंजर को लाल कलश में डालकर गड्ढों में दफनाते थे। ये महापाषाणिक लोग बसने के लिए और शवों को दफनाने के लिए पहाड़ियों की ढलानों पर निर्भर करते थे। ये लोग मुख्यतः धान एवं रागी उपजाते थे, परंतु उनकी खेती बहुत ही कम जमीन पर होती थी। वे घने जंगलों के छाये में रहने के कारण मैदानी या निचली भूमियों में नहीं बस पाए। दक्षिण भारत के मास्की, संगनकल्लू, हल्लूर तथा तुरुक्कम पुलियर से महापाषाणिक कब्रों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त सुदूर दक्षिण से भी महापाषाणिक कब्रों के प्रमाण मिले हुए हैं। हम लोग संगम साहित्य पर बात करें, संगम काल पर बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस समय उत्तर भारत में लोहे की खोज से सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हुआ, दोबारा से द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ होने की अवस्था में, उसी समय दक्षिण भारत में भी राजनीतिक साहित्यिक जीवन की शुरुआत होनी तय थी। लेकिन दक्षिण भारत में संगम काल के बारे में जो मैं बात करने जा रहा हूं, यह महापाषाणिक संस्कृति की नींव पर अपनी स्थिति को दर्शाता है। आइए अब हम संगम साहित्य के बारे में बात करते हैं। यह संगम साहित्य अलग अलग कालों में हुआ और कहा जाता है कि 3 प्रमुख संगम साहित्य का उल्लेख मिलता है। वैसे संगम काल के बारे में अगर मैं बात करूं और उसके राजनीतिक जीवन की बात करूं तो 3 प्रमुख राजवंशों का इस समय बोलबाला था, चोल, चेरी, पांडे। लेकिन कहा जाता है कि तमिल कवियों का यह सम्मेलन जिसको सबसे अधिक राज्याश्रय प्रदान किया गया, सबसे अधिक जिस राजवंश के शासकों ने महत्ता दी वह पांड राजवंश थे। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न बनता है कि संगम काल में तमिल कवियों को या संगम कवियों को सबसे अधिक सपोर्ट सहयोग किसके द्वारा किया गया, तो पांड राजवंश के द्वारा किया गया। और तीनों संगम जो हुआ
उसमें आप देखेंगे कि पांड्य वंश के शासकों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए अब एक एक करके इन 3 प्रमुख संगम के बारे में बात करते हैं। पहला संगम जिसका स्थान मदुरा था, राजवंश पांड्य राजवंश, अध्यक्ष अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है कि दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के प्रचार प्रसार करने का श्रेय इनके द्वारा किया गया। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता या फिर वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार का श्रेय किसको जाता है, तो ऋषि अगस्त को जाता है, जो कि प्रथम संगम के अध्यक्ष माने जाते हैं। जो प्रथम संगम हुआ वह पांड्य राजवंशों के देखरेख में हुआ। हालांकि उपलब्ध साहित्यों की अगर मैं बात करूं तो प्रथम संगम काल के साहित्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए उस समय विशेष रूप से किन बातों पर परिचर्चा हुई उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। द्वितीय संगम की बात करें तो द्वितीय संगम का स्थान कपाटपुरम के रूप में जाना जाता है। राजवंश की बात करें तो पांड्य राजवंश, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि तीनों संगम पांड्य राजवंश के शासनकाल में हुआ। अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। इस समय में प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ की रचना हुई जिसका नाम था तोलक्कापियर, और इस ग्रंथ की रचनाकार तोलक्कापियम है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरे संगम की बात करें तो तीसरे संगम का स्थान है मदुरा, जो कि पांड्यों की राजधानी हुआ करती थी। और राजवंश के बारे में पहले भी मैंने बताया कि तीनों संगम पांड्य राजवंश की देखरेख में हुआ। अध्यक्षता इस संगम की नक्कीरर ने की। इस संगम काल के दौरान कई साहित्यों का उल्लेख मिलता है और कई साहित्य उपलब्ध हैं। तो यहां पर तीनों संगम के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। पहला प्रश्न, इन तीनों संगम को सबसे अधिक किस राजवंश के द्वारा राज्याश्रय प्रदान किया गया, तो आपका सही जवाब पांड्य राजवंश। सबसे अधिक संगम कहां हुआ, तो मदुरा में हुआ। मदुरा या फिर मदुरई एक ही बात है। इन तीनों संगमों में सबसे अधिक संगम की अध्यक्षता किसने की, ऋषि अगस्त ने की। प्रथम तमिल व्याकरण ग्रंथ किस संगम की महत्वपूर्ण देन है, तो द्वितीय संगम की महत्वपूर्ण देन है। और इस संगम काल के दौरान जिन महत्वपूर्ण साहित्यों की रचना हुई, जिन महाकाव्यों की रचना हुई, वह इस प्रकार से हैं। संगमकालीन प्रमुख महाकाव्य। संगमकालीन प्रमुख महाकाव्य नंबर 1 शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि, वलयपति, कुंडल केसी। ये 5 प्रमुख महाकाव्य थे संगम काल में। शिल्पाधिकारम के लेखक इलांगो आदिगल, मणिमेखलई के लेखक शीतलई सतनार और जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुतक कतेवर के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा अन्य साहित्यों की मैं बात करूं तो इतत्तु थोक्कई, पतत्थु पपात्तु, पदिनेन कील कनंकु,